नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से छूटे, उन्होंने सबसे पहले जनता को संबोधित किया। आज सुबह वो भगवान बजरंगबली के दर्शन करने गए। विश्वास, सनातनी है वो, भगवान बजरंगबली पे उनका पूर्ण विश्वास है। जैसे हम लोग भी सनातनी हैं, हम लोग सनातन धर्म में पूर्ण विश्वास करते हैं और परमेश्वर पे हमारी पूरी आस्था है। अरविंद केजरीवाल की भी है। अपने भगवान पे आस्था होना, अपने धर्म पे आस्था होना, धर्म परायण होने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे धर्म से घृणा करते हैं, दूसरे धर्म से हमें कोई परेशानी। हमें कोई परेशानी नहीं होती जब मुसलमान अजान देते हैं, जब वो अपने नमाज को पढ़ते हैं, जब वो पूरे रमजान में रोजे रखते हैं और बिल्कुल उस प्रकार से उपवास रखते हैं जैसे हम लोग मंगलवार का उपवास रखते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं होती जब सिख अपने गुरुद्वारे में जाते हैं और अपनी जो परंपराएं हैं उसका पालन करते हैं। क्रिश्चियन जब संडे के दिन अपने यीशु के पास प्रार्थना करने जाते हैं, हमें परेशान। तो अरविंद केजरीवाल धर्मपरायण सनातनी हिंदू हैं और वो अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं जैसे हिंदुस्तानी सनातनी रखते हैं। लेकिन हम वो सनातनी नहीं हैं, हम वो फर्जी सनातनी नहीं हैं जो कि दूसरे धर्म से घृणा करते हैं। दूसरे धर्म से घृणा करने वालों को हम हिंदू और सनातनी मानते ही नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में घृणा करने का कोई स्थान ही नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुंबकम। स्वामी विवेकानंद का शिकागो का वो भाषण जिसने उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा दी थी, वो प्रेम और सद्भाव ही हिंदू धर्म का वो है। तो अरविंद केजरीवाल गए। अरविंद केजरीवाल ने एक और रेस्टोरेंट किया। अरविंद केजरीवाल ने एक और चीज बताई कि इस बार माननीय मोदी जी जो कन्वेंसिंग कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उसमें वो वोट अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वो अमित शाह जी के लिए मांग रहे हैं। एक तरह से अमित शाह को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये शायद एक समझौता हो, शायद कि जब अगर अगर सरकार बन जाए किसी वजह से एनडीए की, अगर जनता हिंदू मुसलमान में फंस जाए, अगर जनता अपने मूल मुद्दों को भूल जाए, अगर वो बेरोजगारी को भूल जाए, महंगाई को भूल जाए, अगर वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने को भूल जाए, अगर वो भाईचारे को, सद्भाव और समभाव को भूल जाए और किसी वजह से एनडीए अगर जीत जाए, तो अमित शाह को वो प्रधानमंत्री बना देंगे और खुद राष्ट्रपति बन जाएंगे। वैसे इसकी चांस अब है नहीं। जैसे 3 चरणों के चुनाव हो गए, 14 चरणों का चुनाव होने वाला है, जिस प्रकार से चुनाव की धारा बह रही है उससे ऐसा लगता है इसकी संभावना नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है, जो अरविंद केजरीवाल ने रेस को उद्घाटन किया, उससे मुझे ऐसा लगता है माननीय मोदी जी को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और अगर चुनाव हार जाएगी तो उसके बाद लोग पूछेंगे, जनता पूछेगी, भक्त पूछेंगे कि माननीय मोदी जी 10 साल हमने आप पे विश्वास किया, आप पे आंख मूंद के विश्वास किया, हमने 100 रुपए के लीटर का पेट्रोल और डीजल खरीदा, हमने 200 रुपए का सरसों का तेल खरीदा, हमने हर चीज पे जीएसटी भरी, हमने सोचा था कि आप तो डंका बोल रहा है, आपका तो विश्व में डंका बोल रहा है, भारतवर्ष में आपकी 400 सीटें आ रही हैं, हमने तो आंख मूंद के आप पे विश्वास किया और आप तो चुनाव हार गए, आपने तो हमको धोखे में रखा। तो माननीय मोदी जी शायद ये पृष्ठभूमि बना रहे हैं, शायद, मुझे लगता है शायद। तो मोदी जी कहेंगे भाई अपने लिए अगर वोट मांगता तो मैं जीत जाता। देखिए 2014-19 में मैंने अपने लिए वोट मांगा था, मैं जीत गया था क्योंकि मैंने अपने लिए वोट मांगा था। 2024 में क्योंकि मैंने अमित शाह के लिए वोट मांगा था और अमित शाह क्योंकि पॉपुलर नहीं है इसलिए अमित शाह हार गए, तो मैं क्या करूं। ये शायद उसकी पृष्ठभूमि बना रहे हैं। अच्छा, एक और चीज देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं और ये सब जानते हैं कि कर्नाटका में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में, हर जगह बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। तो बीजेपी जो अपने पोलस्टर्स हैं जिनको वो पैसा फंडिंग वंडिंग करते हैं उनसे ये करवाते हैं कि यूपी में हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं और यूपी के अंदर मोदी जी और योगी जी की तो अदावत नहीं है, लेकिन मोदी जी की और योगी जी की अदावत है। जब ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा जाता है
तो मोदी जी के अमित शाह जी के बारे में तो कुछ नहीं बोलते, अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन योगी जी के बारे में कहते हैं नहीं नहीं उनके बारे में नहीं बोलूंगा, अपने आप जो आपको निष्कर्ष निकालना हो निकाल लीजिए। क्योंकि धनंजय सिंह जौनपुर वाले जो हैं वो योगी जी के नजदीक हैं, राजपूत हैं, तो बहन जी पे जोर डलवा के उनकी पत्नी जिन्हें बीएसपी ने टिकट दिया था उनका टिकट विड्रॉ करवा दिया जाता है, जिससे कृपा शंकर सिंह और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की डायरेक्ट टक्कर हो जाए और शायद बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए। लेकिन धनंजय सिंह भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। हरियाणा के अंदर जो राजपूत नेताओं में जो सबसे प्रमुख सामने दिखने वाले राजपूत नेता थे सूरजपाल अम्मू, जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद न केवल कर रहे थे बल्कि हर जगह दिखाई पड़ते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। क्यों? जो बड़े बड़े राजपूत नेता हैं उन पे दबाव है, उनकी समाज का दबाव है, उनकी कम्युनिटी का दबाव है कि जब गुजरात के अंदर हमारा अपमान होता है और गुजरात का समाज जो है वो पोलिंग बूथ पे जाकर पोलिंग को संभाल रहा है और एक एक आदमी 10-10 वोट गिरवा रहा है, और गुजरात के अंदर जब वो 10% का समाज खड़ा हो गया है, तो यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश जहां राजपूत समाज बड़ा स्ट्रांग है, वहां पे आप क्यों इसका विरोध नहीं कर रहे हैं और राजपूतों का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? तो सूरजपाल लम्मू अभी उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा बड़े, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया जाता है और ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप तय हो जाते हैं। लखीमपुर खीरी के टेनी महाराज के बेटे जिन्होंने किसानों को कुचला, उन पे आरोप तय हो जाते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया जाता है, आरोप तय हो जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल पे आरोप तय भी नहीं होते, उनको 4 महीने जेल में रख लिया जाता है। जिन पे आरोप तय नहीं होते उनको जेल में रख लिया जाता है और जिनको आरोप तय हो जाते हैं उनके बेटे को टिकट दे दिया जाता है। विरोधाभास देखिए आप। प्रोज्वल रमन्ना जनता दल सेकुलर के कैंडिडेट, एचडी रमन्ना का पुत्र, एचडी देवेगौड़ा का पौत्र, एचडी देवेगौड़ा देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जिनको माननीय मोदी जी जिनके पैर छूते हैं, एचडी रमन्ना विधायक जेडीएस के, भारतीय जनता पार्टी जेडीएस का समझौता, एचडी रमन्ना जिसमें 2700 वीडियो तथा कथित वहां सर्कुलेशन में है और मोदी जी उनकी कन्वेंसिंग करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि एचडी रमन्ना, ये प्रोज्वल रमन्ना को दिया गया वोट मेरे को दिया हुआ माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को अपना जो फ्लैग है उसमें एक तरफ प्रोज्वल रमन्ना की फोटो लगा देनी चाहिए, एक दिन टेनी महाराज की फोटो लगा देनी चाहिए और एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह की फोटो लगा देनी चाहिए। लेकिन ये लोग टीपू सुल्तान, हैदर अली पे पहुंच जाते हैं, औरंगजेब और शहनशाह पे पहुंच जाते हैं, और जो वर्तमान में आज के तारीख में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन तक इनकी आवाज नहीं पहुंचती, उन तक इनकी बात नहीं पहुंचती। महाराष्ट्र के अंदर जिस अशोक चौहान के ऊपर इन्होंने देश के शहीदों के परिवार के लिए बनाए जाने वाले फ्लैट में घोटाला करने का आरोप लगाया, उसको बीजेपी राज्यसभा का टिकट दे देती है। जिस प्रफुल्ल पटेल पे इन्होंने दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने का आरोप लगाया, उनको राज्यसभा का टिकट दे देती है। और जो लोग इनके दबाव में आके इंडिया गठबंधन को नहीं तोड़ते हैं उनको जेल भेज देती है। अब स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है, आपने सुना ही होगा, खबर है, सूत्रों ने बताया है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे प्रचारित हो रहा है कि माननीय मोदी जी ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे को मैसेज भेजे हैं कि कृपा करके इंडिया गठबंधन को तोड़िए, हमारी तरफ आ जाइए। अब क्या मूर्ख है शरद पवार? 80 साल की उम्र है, इतने तपे तपाए नेता हैं, राजनीति को उन्होंने लोगों को सिखाया है, गुरु हैं राजनीति के, कि जब वो देख रहे हैं इंडिया गठबंधन जीत रहा है और महाराष्ट्र के अंदर ये स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत रही है, और प्रशांत किशोर हैं जो बड़े हल्ला मचाया करते थे, अपने को बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट कहते थे, अब वो कह रहे हैं बिहार के अंदर जेडीयू 5 सीट नहीं जीत सकती। अगर 5 सीट जेडीयू नहीं जीत सकती 17 में से, और हरियाणा, दिल्ली और बाकी जगह की स्थिति आप जानते हैं, इसका माने तो मोदी जी गए सत्ता से। तो उनको तो यह सोचना पड़ेगा कि जब इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी,
तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लीडर पोजीशन कौन होगा, कोठी किसको मिलेगी, और कौन कौन कोठी छोड़ के गुजरात जाएगा, उत्तर प्रदेश वापस जाएगा। लखनऊ की सीट फंसी हुई है, लखनऊ की राजनाथ सिंह की। काशी की सीट माननीय मोदी जी की फंसी हुई है। आज उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी कह दे सुरक्षित है। नितिन गडकरी की ही एक सीट है जहां संघर्ष है, बाकी विदर्भ की सारी सीटें बीजेपी हार रही है। हरियाणा की स्थिति आप देख ही रहे हैं। 3 विधायक, ऐसे विधायक, निर्दलीय विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जजपा के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को हराया है, वो इलेक्शन के तुरंत पहले बीजेपी से सपोर्ट विड्रॉ करते हैं और कांग्रेस को सपोर्ट देते हैं। इसका मतलब जो धारा है, जो राजनीतिक धारा है, उसको समझ गए, वो समझ गए बीजेपी चुनाव हार रही है। मोदी जी ने भी रण छोड़ दिया है। वो मैसेजिंग कर रहे हैं कि मैं तो कैंडिडेट ही नहीं हूं, वो तो अमित शाह कैंडिडेट है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कर्नाटका के अंदर वहां के बड़े बड़े नेता जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़ रहे हैं। अच्छा, एक और नया शगुफा खिल गया है। जस्टिस लोकुर, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, एपी शाह साहब हाई कोर्ट के जज, एन राम बहुत प्रसिद्ध पत्रकार, इन तीनों ने एक प्रस्ताव दिया है कि माननीय मोदी जी और राहुल गांधी की एक नेशनल डिबेट हो जाए। देश के 142 करोड़ लोग देखें। अभी तक लोगों ने माननीय मोदी जी की मन की बात सुनी है? ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें उनसे पूछा जाता है, हम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, आपके चेहरे पे ऐसी रौनक कैसे आती है, आप इतनी शक्ति कैसे रखते हैं? अब जरा एक, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो विदेश भी जाते हैं तो वहां के इंटेलेक्चुअल से खुले बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कठिन से कठिन जवाब देते हैं, फाइनेंस पे, इकोनॉमिक्स पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, हर चीज पे बात करते हैं। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत नहीं कि माननीय मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में एक नेशनल डिबेट हो जाए? 2 घंटे की डिबेट हो, पत्रकारों को बुलाया जाए, कुछ आप गोदी मीडिया के पत्रकारों को बुला लीजिए, यूट्यूब चैनल्स हैं, संजय शर्मा को बुला लीजिए, अशोक वानखेड़े को बुला लीजिए, अनवरदन सिंह को बुला लीजिए, जिनको भी आप समझिए, लेकिन हो डिबेट हो, अच्छे प्रश्न हो, किसी को डांटा ना जाए, किसी की नौकरी से ना निकाला जाए, किसको ईडी सीबीआई की रेड न कराई जाए, इतना आश्वासन दे दीजिए, क्योंकि अभी तो यही हो रहा है पत्रकारों के साथ। देश की जनता देखिए कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया क्या जाता है, राहुल गांधी सही में कितना जानकार आदमी है और ज्ञानी व्यक्ति हैं, और माननीय मोदी जी तो भाई हैं, बिल्कुल डंका बोल रहा है उनका विश्व में। तो अगर उनका विश्व में डंका बोल रहा है तो उन्हें तो मेरे ख्याल से चुनौती को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। भाई अमेरिका के चुनाव में क्या होता है, अमेरिका के चुनाव में जो डेमोक्रेट और रिपब्लिक कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना डिस्कशन करते हैं टीवी में, पूरा अमेरिका देखता है और देखता है कि मेरे नेता के अंदर क्या वो गुण हैं। आप अपना घोषणा पत्र पढ़िए, वो अपना घोषणा पत्र पढ़े, जो बनाई बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है तो पूछिए, राहुल गांधी बताएंगे कि मुस्लिम लीग का नाम इसमें कहा है। पूछिए सोर्सेस कहां से आएंगे जो आप हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल देंगे, अग्निवीर देंगे, हटा देंगे, और बच्चों को स्टाइपेंड देंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे, कैसे देंगे? राहुल गांधी बताएंगे। नहीं बता पाएंगे तो हम लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, बता देंगे तो हम उन्हें वोट देंगे। आप जनता के सामने आइए। तो मार्ग से भटकने की क्या आवश्यकता है? माननीय स्मृति ईरानी कह रही हैं वो राहुल गांधी मुझसे अमेठी में कहीं बात कर लें, तो अमेठी में क्या बात कर लें स्मृति जी? आप, मैं तो एक छोटा सा प्रोफेसर हूं, एक आदमी हूं, आईआईटी से पढ़ा हूं, एमबीए मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। आपकी तुलना में तो मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं, उतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन चलिए आप मेरी चुनौती स्वीकार कर लीजिए। आप अमेठी बुला लीजिए, मुझे हवाई जहाज का आने जाने के इतना पैसे नहीं है कि मैं अपने पैसे से जाऊं। आप जहां कहिए डिबेट कर लेते हैं, आप नेशनल इश्यूज पर डिस्कशन कर लेते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। देश की जनता सुने। मैं तो चुनौती स्वीकार करता हूं, 72 साल की हैं आप, मेरी बेटी की उम्र की हैं, और मेरे को कोई परेशानी नहीं है आपसे डिस्कशन करने में। राहुल गांधी को मोदी जी के डिस्कशन करा दीजिए और मेरा और आपका डिस्कशन हो जाए। तो ये जो आज परिदृश्य बन रहा है देश में, जिस प्रकार से लोगों को लोकतंत्र और संविधान की कीमत पता चल रही है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल मैदान को पकड़ लिया है, तेजस्वी यादव ने बिहार पकड़ लिया है, अखिलेश यादव ने यूपी पकड़ लिया है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और सपा और आरजेडी का जैसे समन्वयन चल रहा है, जैसे संजय सिंह हर जगह साथ दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने निकलते ही जैसे बजरंगबली के
दर्शन किए हैं और लाखों की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब यह है कि देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। हम लोग इसको खत्म नहीं होने देंगे और प्राण की बाजी लगाकर अपने देश के संविधान लोकतंत्र को बचाएंगे और इस देश के अंदर जो एक तंत्र और तानाशाही लाने का प्रयास करेंगे उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। देश छोड़ के नहीं भागने देंगे, राजनीतिक मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा, देश नहीं छोड़ने देंगे। दंड तो भुगतना होगा। जो भी देश के जिन लोगों ने, सरकारी अधिकारियों ने और बड़े बड़े पदों में बड़े अधिकारियों ने लोकतंत्र संविधान की हत्या करने का प्रयास किया है, उनको उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लोकतांत्रिक ढंग से कानून सम्मत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम जैसे हम शेयर होल्डर हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, तो हम जाएंगे कि आपने बिना किसी आधार के मुकेश अंबानी पे आरोप लगा दिया। मुकेश अंबानी से ईडी नहीं पूछ रही, आपसे नहीं पूछ रही, एक अपने शगुफा छोड़ दिया कि बोरों में, टेम्पो में वो कांग्रेस वालों क्या पैसा पहुंचाते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी के पास बोरों में पैसे, ब्लैक मनी जनरेटेड है। तो इस प्रकार के शगुफे नहीं चलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए। माननीय मोदी जी के लिए एक मंच और राहुल गांधी के लिए मंच हो, चाहे माननीय मोदी जी के पास टेलीप्रॉम्प्टर हो, राहुल गांधी के पास ना हो, देश की जनता देखे। और आप देखिएगा अगर इस प्रकार की डिबेट होगी, देश में कम से कम 40 करोड़ लोग उसको देखेंगे। विश्व की सबसे ज्यादा वाली सुनने वाली डिबेट होगी वो। इतने ज्यादा व्यूज होंगे, इतने करोड़ों व्यूज होंगे, जो भी चैनल उसको दिखाएगा एक ही दिन में करोड़ों रुपए की आमदनी उसकी हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि स्वीकार बीजेपी को कर लेना चाहिए, माननीय मोदी जी को कर लेना चाहिए। धन्यवाद, आभार और नमस्कार।